के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, शेड्यूल्स, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं शेड्यूल। 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची। क्यों? क्योंकि 4 अमेंडमेंट करके जोड़ दी गई। तो 8 पहले थी और 4 बाद में जोड़ दी गई, तो कितनी हो गई? टोटल 12 अनुसूचियां आपकी प्रेजेंट में हैं। अब देखो अनुसूची 1 में क्या है। अनुसूची 1 में राज्यों अथवा संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा, अर्थात इसमें इसको सीधे सीधे लिख सकते हो, राज्य और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, यहाँ पे लिख सकते हो संघ और राज्य क्षेत्र। इतना मतलब कि छोटा वर्ड में याद करना चाहो तो संघ और राज्य क्षेत्र, इसको याद कर सकते हो। राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य, संघ कौन सा? भारत, उसके नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में किसने चर्चा की गई? वो अनुसूची 1 में की गई, और जहाँ जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक, इतना भी जब आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ तक तो मैंने बता ही दिया है, आगे पढ़ते जाओगे तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक, अनुसूची 2, अनुसूची 2 क्या कहती है कि भारत के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख। ये भारतीय नहीं, यहाँ पे भारत लिख लो, ठीक है, आराम से लिख लेना। भारत के पदाधिकारियों को, पदाधिकारी जो पद, कोई भी अधिकारी जो पद धारण करता है उसे पदाधिकारी बोलते हैं। इतना समझो कि भारत के पदाधिकारी को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो वेतन भत्ते और पेंशन की जो पेंशन की उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 2 में किया गया है। ठीक है, अब अनुसूची 3 में देखो क्या कह रहा है कि अनुसूची 3, इसमें भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। मतलब शपथ किसमें की गई? अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई थी कि पदाधिकारी कोई भी पद धारण करता है तो वो शपथ किस प्रकार लेगा। तो शपथ की चर्चा किसमें की गई? अनुसूची 3 में। तो नोट किसमें क्या? भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। देखो, वैसे भारतीय जो राष्ट्रपति होता है उनकी शपथ का प्रारूप जो अनुच्छेद 60 में दिया है। अब तृतीय सूची में नहीं, लेकिन तृतीय सूची में नहीं, आज क्वेश्चन यूपीएसआई में ही पूछा गया था। आपको तो पता होगा कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कैसे करता है, मतलब संविधान के किस जगह से या किस अनुच्छेद या किस भाग से करता है। आपको अनुसूची 3 भी दी गई थी और आर्टिकल 60 भी दिया था, तो आपको आर्टिकल 60 चूज करना था। समझे कि नहीं समझे? आप अनुसूची 3 चूज कर लेते तो उसमें कोई फिर नहीं रह जाती आपको, क्योंकि तो वो गलत ही मान लिया जाता। अब देखो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ कौन कौन लेता है? नंबर 1, संघ के मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री वगैरह होते हैं, जो केंद्र सरकार में शपथ लेते हैं वो मंत्री हो गए। संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शपथ लेते हैं किस? अनुसूची 3 के तहत। और एससी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे बोलते हैं केग ही बोलते हैं। हाँ, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके अनुसार शपथ लेते हैं? अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेते हैं। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तब आप कहते हो क्वेश्चन आया कहाँ से। इतना पढ़ के जाओ कि चीज़ें आपको लगने लगे। किसी राज्य के मंत्री, जैसे राज्य सरकार में मंत्री होते हैं, तो वो भी शपथ किसके लेंगे? अनुसूची 3 के अनुसार। राज्य विधानमंडल के सदस्य, जहाँ जहाँ भी विधानमंडल है उन राज्यों के सदस्य। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीश कैसे शपथ लेते हैं? वो अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं। अब देखो अनुसूची 4 में किसकी चर्चा की गई? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में चर्चा की गई है कि किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी। यूपी के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी, बताओ? यूपी के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी, आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, तो वही सीटें किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेंगी वो किसमें की गई बात? अनुसूची 4 में कही गई। अनुसूची 5 में क्या कहेगा? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों। अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल कास्ट, जो क्षेत्र, जो शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र होते हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब्स, जो जनजातियां होती हैं, उनके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध अनुसूची 5 में दिया गया। अच्छे से याद रखो इस चीज को कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 5 में की गई। अब देखो क्या कह रहा है कि 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे 5वीं सूची कोई जनजाति है, आप जैसे आप मध्य प्रदेश ले लो, एमपी ले लो, एमपी का ए वाला क्षेत्र जितना है, एसटी का
एसटी के लिए अनुसूचित है, मतलब कि रिजर्व है एसटी के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी चीज़ मिल गई या कोई खनन के लिए पदार्थ मिल गया, कोयला मिल गया, कुछ ही मिल गया, तो यहाँ पे राज्य सरकार खनन नहीं करवा सकती। मेन बात इसका कहने का यही मतलब है। शून्य घोषित करने का मतलब इस पे सरकार कोई नियम नहीं लागू करवा सकती, नहीं। या इस क्षेत्र में जैसे कि इंसानों का जाना वर्जित है, तो फिर यहाँ पे इंसान नहीं जा सकते हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती कि नहीं इसमें हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक तब कहा गया था, यूपीएससी में केस भी पूछा जाता है, केस लिख लेना कि 5वीं सूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन, खनन मतलब वही खुदाई के लिए निजी पक्षकारों का अंतर, निजी पक्षकारों मतलब कि जो टेंडर वगैरह नहीं प्राइवेट होते हैं कि हम खुदाई करेंगे, सरकार दे देती है, के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सरकार चाहे तो उनको शून्य घोषित कर सकती है। सरकार चाहे, तुम कहोगे कि अब सरकार को फायदा हो रहा है तो क्यों करेगी? सरकार इसलिए करेगी जब वहाँ की जनता प्रोटेस्ट करेगी ना, तो इसलिए करेगी। जनता सरकार पर दबाव बनाएगी। सरकार से जनता है ना कि जनता से सरकार है, इतना याद रखना। और इसमें केस कौन सा हुआ था? जो समता बनाम आंध्र प्रदेश, अन्य में कहा गया था राज्य या उसकी एजेंसी खनन नहीं करा सकती। किस यूपीएससी में पूछा गया था कि किस केस में कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए क्षेत्र होता है तो उसमें राज्य सरकार या उसकी कोई एजेंसी मतलब कोई भी टेंडर जिसे दे दिया जाता है वो खनन नहीं करा सकती। किस केस में कहा गया था? समधा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य में कहा गया था। अब अनुसूची 6 देखिएगा क्या कह रही है। अनुसूची 6 में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, देखो ऐसे याद रखो, ATM, ATM का मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक। और डबल एम है ATM, ऐसे याद रखो, ATM को याद रखो। अनुसूची 6 में ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुसूची 4 में इन्हीं 4 राज्यों के, अनुसूची 6 में 1, 2, 3, 4 इन्हीं राज्यों की बात की गई, ना कि ओवरऑल इंडिया की बात कही गई। तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया, क्या कि कैसे क्या प्रशासन होगा, क्या चीज़ें किस में क्या, मतलब कि वो सब उनके नियम, रूल एंड रेगुलेशन अनुसूची 6 के अनुसार चलेंगे। अब देखो आगे, अनुसूची 7 में कहा गया केंद्र व राज्यों के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में की गई। शक्तियों का विभाजन, इसमें 3 अनुसूचियां शामिल हैं। देखो अनुसूचियां इसमें कौन कौन सी शामिल है? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक संवर्ती सूची। अब संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची क्या होती है? संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98। अच्छा, इनको आप क्या करना, गूगल करके आप सही लिख लेना। मुझे डाउट है कि पता नहीं यही सही है या दूसरे सही हो सकते हैं, वो आप लोग इनके अनुसार लिख लेना। लेकिन जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ये क्वेश्चन यूपीएससी से लेके आप यूपीएससी तक देना जाके, तो हर किसी में ये चीज़ मिल जाएगी। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को होगा। संघ मतलब केंद्र सरकार को होगा। किसमें? संघ सूची में। अब इस संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? देखो जनगणना आती है, शेयर बाजार आता है। जनगणना किसका विषय? संघ सूची का विषय, अच्छे से याद रखना। शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, सेनाएं, परमाणु ऊर्जा। अब परमाणु ऐसा तो नहीं हर राज्य सरकार में अपना परमाणु बम बनाने लगेगी, नहीं। नागरिकता, बिल्कुल। नागरिकता किससे? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो वो किस में आता है? केंद्र सरकार में आता है। तो नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा, RBI, बैंकिंग, बीमा, अफीम की खेती। अफीम की खेती भी कोई राज्य सरकार नहीं करवा सकती, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। जिसे BHU बनारस यूनिवर्सिटी, MU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। निगम कम विदेशी मामले तथा रेडियो तथा टेलीविजन, रक्षा, रेलवे। देखो रेलवे तो आगे आएगा, केंद्र सरकार का होता है। रक्षा, आपने कभी सुना है कि भारतीय पुलिस के जो राज्यों की पुलिस है वो बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं, वो आपके अंदर के लिए होती है। विदेशी मामले था रेडियो और टेलीविजन। रेडियो टेलीविजन भी किस में आता है? संघ सूची में आता है। इतने विषय आप लोग 2-3 बार रिवाइज मार दोगे तो आपको चीज़ें याद है। देखो यूनिवर्सिटी सेंट्रल, इसे इन्हें तो बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन कौन से होते हैं? BHU होगा, MU होगा और DU होगा, इन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। और उसके बाद अब कोई रक्षा का है काम तो वो आपकी भारतीय इंडियन आर्मी करेगी, ऐसा तो नहीं उत्तर प्रदेश की आर्मी। कभी सुना आपने? रेलवे कभी आपने सुना है उत्तर प्रदेश का रेलवे? नहीं सुना होगा। आप अब देखो परमाणु ऊर्जा है, नागरिकता है, कभी आपने सुनी कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता मिलेगी? तो ये सब चीज़ें क्या है? आपकी संघ सूची का विषय होती हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बहुत अच्छे से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर दिया, इनको रट भी मार लो। अब देखो सर, राज्य सूची। देखो एक बात हम यहाँ पे जो यहाँ तक जो भी आया गूगल या कुछ भी करके आप हमें संघ सूची ऐसे लिखना, संघ, राज्य और संवर्ती, इनके वर्तमान विषय लिख देना, इसमें कितने कितने विषय हैं, तो उसी के अनुसार आप लोग लिख लेना। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और राज्य सूची का मतलब क्या होता है? राज्य सूची में आपको जो राज्य सूची के विषय हैं, जो भी आपको पॉइंट दिए गया, जो भी आपको
टॉपिक्स दिए गए उन पे केवल राज्य सरकार ही नियम, रूल और रेगुलेशन बना सकती है और कोई केंद्र सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो, जिन पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है वो राज्य सूची का विषय होते हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार। आपने सुना है, जैसे लोक व्यवस्था है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं दंगा फसाद या कोई भी चीज़ें होती है वहाँ पे आर्मी आती है। आर्मी जब बहुत बड़ी मतलब चीज़ें होती हैं तब वो आती है, तभी पैरामिलिट्री आर्मी आती है, मेन आर्मी नहीं आती। मेन आर्मी दूसरी होती है, पैरामिलिट्री अलग होती है। तो क्या है कि जहाँ लोक व्यवस्था है दिक्कत है तो किसका लोक व्यवस्था, किस कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार। अब लोक व्यवस्था मतलब ये है कि आप सड़क पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि योगी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि नमाज है वो सड़क पे नहीं पढ़ी जा सकती है। तो वो चीज़ें हैं, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं। तो वो कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। इस पर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस, आपने कभी सुनी है कि भारतीय पुलिस, इसमें सुना होगा उत्तर प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब क्या होती है? राज्य सूची का विषय होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस राज्य सूची का विषय नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्र, मोटा भाई अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, केंद्र का विषय है। और जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आती है। इसमें केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं। कब्रिस्तान, जैसे कहीं कब्रिस्तान और शमशान कहीं बनना है तो वो राज्य सरकार का विषय। सब गाड़ना, जगह कब्रिस्तान और शमशान, इस समय बाजार और मेले, जैसे बाजार कहाँ लगे, कहाँ मेले लगेंगे, सब किसका? राज्य सरकार। राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करेगा? राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि हाँ हमारे देखो राज्य में मंत्रियों इनको इतना इतना पैसा दिया जाएगा। राज्य की पेंशन है, जैसे कोई भी कर्मचारी है तो राज्य सरकार उसको पेंशन देगी कि नहीं देगी, राज्य सरकार डिपेंड करता है। भू राजस्व का निर्धारण, बिल्कुल, जैसे भूमि है आपके पास 100 बीघा तो इस पे कितना राजस्व जाएगा, तो ये सब राजस्व की दर कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार निर्धारित करेगी। इसी को राज्य सूची का विषय कहते हैं। कृषि आय पर कर, स्टाम्प शुल्क की दरें। अब आपने नहीं जैसे एफिडेविट लगवाया, मतलब आपका नाम या कुछ भी गलत हो जाता तो आप एफिडेविट बनवाते होगे ना, तो जो जो स्टाम्प लगते होंगे, स्टाम्प वही बोलते, स्टाम्प की शुल्क की दरें। विद्युत, विद्युत के उपयोग एवं विक्रय पर कर। विद्युत मतलब भले केंद्र सरकार दे रही है, ठीक है। अब आप सोचो कि केंद्र सरकार का कोई प्लांट है, वो आपको राज्य सरकार को बिजली दे रहा है और वो कह रहा है कि हम तुम्हें 50 रुपये में बिजली पर यूनिट देंगे। लेकिन राज्य सरकार कह रही है हम तो देंगे लेकिन हमें भी तो फायदा कुछ होना चाहिए। तो उस पर क्या किया? 5 रुपये का कर, 5 रुपये का कर किसने लगा दिया? राज्य सरकार ने लगा दिया। तो अब वो बिजली 55 रुपये की बेची जा रही है। तो जो 55 रुपये की टोटल बेची जा रही है, इसमें 5 रुपये तो राज्य सरकार के हो जाएंगे। बस यही होता है क्या? जो कर की बात आए, जब भी विद्युत कर की बात आए तब आप क्या करोगे? राज्य सरकार। पंचायती राज मतलब यही प्रधानी वगैरह इलेक्शन और ग्राम पंचायत और बीडीसी, ये सब ब्लॉक प्रमुख, ये सब किसके होते हैं? ये राज्य सूची के विषय होते हैं। पंचायती इलेक्शन कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है। जो राज्य सरकार का जो वो इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है, ना कि केंद्र सरकार का। भूमि सुधार, चकबंदी, हदबंदी सब कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाती है। केंद्र सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब हम आगे संवर्ती सूची पे। संवर्ती सूची क्या होती है? इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य संघ दोनों के पास होता है। हाँ, हम अपने अनुसार कानून बना लेंगे, लेकिन जब कोई जटिल विषय आ जाएगा तब उस पर सिर्फ और सिर्फ किसकी चलेगी? केंद्र सरकार की चलेगी। इसमें राज्य सरकार का कुछ भी नहीं होने को। अब देखो, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। लोक स्वास्थ्य वहाँ पे भी था, किस में था? राज्य सूची में। लेकिन जब लोक स्वास्थ्य बहुत बड़े लेवल पे, जैसे कोरोना वगैरह हो गया, कोरोना हो गया तो उसमें क्या हुआ था कि कोरोना में तो वो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना रही थी और राज्य सरकार भी कानून बना रही थी। तो ये लोक स्वास्थ्य बड़े लेवल पे हो गया। स्वच्छता, जैसे कि 2 अक्टूबर को वो स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया गया था। अब पता है, अब हमारे पीएम को हो सकता है बहुतों खराब लग जाता हो, जो करोड़ों संपत्ति ली गई थी कि हाँ, कि जो पीएम केयर फंड बना था ना, पीएम केयर फंड, आज भी उसका नहीं पता चला कि उसमें कितना पैसा गया था। खैर सही है, जैसी जनता वैसा राजा, उससे क्या ही बोलना। गैस है, गैस की पाइपलाइंस हैं और गैस है, ये सब क्या है? नेशनल विषय, मतलब कि गैस पे सरकार भी अपना नियम बना सकती और केंद्र सरकार। अब जैसे केंद्र सरकार ने 500 रुपये में आप उसने गैस दी आपको। अब हो सकता है वो राज्य सरकार 500 रुपये में आपको दे दे, उसका मन नहीं तो 100 रुपये अपनी तरफ से लगा दी, नहीं नहीं 600 में दो, तो राज्य सरकार की चीज़ें हो गई। तो गैस, रेलवे, रेलवे पे क्या आपने देखा होगा कि जो रेलवे पीछे भी बताया था, लेकिन जब दोनों रेलवे पुलिस होती है वो राज्य सरकार का विषय। आपने देखा होगा कि जिसे जेआरपी बोलते हैं, जेआरपी। और आप भी अभी सिलेक्शन होगा यूपी पुलिस में जाओगे, एसआई नहीं जाते, कांस्टेबल ये भी जाते नहीं, एसआई भी जाते हैं। हाँ, आरपीएफ में जो रेलवे पुलिस होती है उसमें क्या होता है कि राज्य सरकार की भी पुलिस लगाई जाती है, केंद्र सरकार की भी लगाई जाती है। वो रेलवे पुलिस जो आरपीएफ होती है, वो केंद्र सरकार वाली जो वैकेंसी नहीं अभी आई है, एसआई वगैरह चल रही है, वो केंद्र सरकार की, वो केंद्र का विषय बन जाती है। लोग जो पुलिस राज्य सरकार देती है तो वो किसका बन जाती है? राज्य सूची का विषय बन जाती है। बस यही अंतर। पंचायती राज
अच्छा इसमें करना, हाँ पंचायती राज पे क्या है कि इस पे दोनों, यदि आपको पता लगे कि दोनों ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं तो पहली बात वो दोनों सही होंगे, सर मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों का विषय है। यदि अलग अलग आ रहे हैं तो आप पंचायती राज को हमेशा राज्य सरकार में चुनना, ठीक है, राज्य सरकार में, वो राज्य सूची में। मैंने आप यहाँ पे कंफर्म कर दिया। विद्युत, विद्युत का मतलब ये है कि जैसे कि विद्युत के पहुंचाने के लिए बहुत सारे कोयला ये सब चीज़ें आना जाना है तो किसके, राज्य सूची और समवर्ती, और मतलब सीधा बोलो समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या पर नियंत्रण और परिवार नियोजन, अब मतलब बहुत जनसंख्या जनगणना वगैरह वो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य सरकार कानून ला सकती है। कैसे कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण करो, कुछ भी नियम बना सकती है कि दो से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें वही होती हैं। शिक्षा, शिक्षा भी इसका संबंधित सूची। आर्थिक योजना, योजना आयोग का गठन इसी के तहत हुआ था। जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम एवं आपराधिक मामले, ये सब किसके संबंधित सूची के विषय सब क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ठीक है। 2-3 बार रट्टा मारोगे चीज़ें आ जाएंगी, बाकी आपको टारगेट सीरीज चलेगी बहुत गजब की। जब ग्रुप वगैरह 1000 बच्चों का बन जाएगा तो उसमें और मजा आएगा। भाग 8, भाग 8 इसमें क्या है, वर्तमान में 22 भाषाएं, मूलतः 14 भाषा थी। आपसे पूछा जाएगा कि मूलतः अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी, तब कहोगे 14, लेकिन वर्तमान में कितनी, 22। सिंधी 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, सिंधी, ठीक है, सिंधी 21वें हाँ ठीक है। और कोंकणी नेपाली मणिपुरी 1992 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली 47 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई थी। इनको अच्छे से याद रखो। अब बची हुई 14 लैंग्वेज कौन कौन सी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगला और असमिया, ठीक है, ये 14 बची हुई थी। तो 14 और वो 8 टोटल कितनी होंगी, 22, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा, अब आपके 8 अनुसूची तक आपकी हो चुका काम। अब आ गई 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या, कुछ अधिनियमों और नियमों का विधि मान्य करना। अब इसका मतलब कुछ मत समझो, सीधा सीधा ये समझो कि भूमि सुधार अधिनियम पूछा जाए, भारतीय संसद किसी कानून को अच्छा वो तो अलग बात, भूमि सुधार वगैरह किस में आएगा, ये आपका 9वीं सूची में आएगा। यदि आपका ये पूछे कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, मतलब कि उनका विधि के अनुसार उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ एक लॉ के तहत हाँ अब एक कानून बन गया है। विधि मान्यकरण मतलब विधि के अनुसार मान लिया गया, बस उसी को विधि मान्यकरण कहते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के दौरान हुआ था। इस अनुसूची में 282 अधिनियम है। यार हमें इस पे डाउट है, चेक करके बताना 282 ही अधिनियम है इसमें या कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो 9वीं सूची में क्या है, आप सीधे सीधे भूमि सुधार अधिनियम भी इसे कह सकते हो। और आगे देखो क्या कह रहा है, भारतीय संसद किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारतीय संसद किसी भी कानून, कोई भी कानून ऐसा लगा कि नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो किस में डाल देगी, तो वो 9वीं अनुसूची में डाल देगी। अब देखो कोहेलो केस इसी अनुसूची से संबंधित है। बहुत बार देखो कोहेलो केस के बारे में पढ़ना, आपको मैं बहुत रामकथा पूरी सुना दूं कि यहाँ कोहेलो केस ऐसा था वैसा था, तो इस कोहेलो केस को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है ना, इसको इसके बारे में कभी पूछा जाएगा। बस इतना पूछा जाएगा कि कोहेलो केस किस अनुसूची से संबंधित है, तब कोहेलो केस आप बताओगे कि किससे 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और ये क्वेश्चन खूब पूछा जा चुका, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को अच्छे से लगाया। यही जब चीज़ें अलग अलग यूपी पुलिस में जब मैंने सारे क्वेश्चन फंसाए थे तो ऐसे फंसाए थे, क्योंकि मुझे लगता था ये चीज़ ऐसी पूछी जा सकती है, और ऐसी आती है तब कहते पता नहीं कहाँ से आते कहीं से नहीं, बस हम टीचरों पे अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यही चीज़ होती है कि उनका क्वेश्चन पढ़ाया नहीं आता। बहुत बच्चे मतलब मैसेज कर रहे हैं भैया पोल्ट्री आप मत छोड़ना, हम पोल्ट्री में आपको ही फॉलो कर रहे हैं कि पता नहीं कौन कौन से नए नए फाउंडेशन चल रहे हैं उनको नहीं फॉलो कर रहे। आपको मैं इस बार कहता हूँ और हर बार कहता हूँ कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया हो, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया हो उस टॉपिक के नोट्स और सब कुछ मिला लेना, जाके यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूबर टीचर्स हैं किसी से मिला लेना, आपको इससे बेस्ट नोट्स या टीचर या कुछ भी मिल जाए तो वहाँ से आप पढ़ लेना। पढ़ना और क्वेश्चन फंसाने, पढ़ाना और क्वेश्चन फंसाने में बहुत अंतर होता है। हम भी आपको कोई छोटा सा कि प्रधानमंत्री का नाम आ गया या कुछ भी आ गया तो हम भी आपको कहानी सुना सकते हैं, इसकी गर्लफ्रेंड थी, फिर इनका ऐसा हुआ था, फिर वहाँ से ये गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये सब राम कथा होती है। राम कथा के लिए आप पढ़ाई के बाद भी चीज़ें सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि इतने छोटे छोटे टॉपिक के लिए लोग 1.5 घंटा का वीडियो बनाते हैं। 1.5 घंटा वीडियो बनाने के बाद 2 से 2.5 घंटा आपको लिखने में लगते हैं। तो क्या आपको इतना देना चाहिए? जो काम आप 30 मिनट में कर सकते हो उसे आप 3 घंटे में करोगे तो कभी सफलता कहाँ से मिल जाएगी? कभी मिल ही नहीं सकती। और यही आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ज़्यादा बोलूँगा तो किसी को बुरा लग जाएगा, इसलिए जो होशियार हैं
वो सब यहाँ से पढ़ के चुपचाप सिलेक्शन ले लो, जिसको जहाँ करना है उसे करने दो। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल कानून मतलब कि जैसे कि अब दो पार्टियां लड़ी, 1 and 2, इस पार्टी की सरकार बन गई तो इस पार्टी के जो सदस्य थे वो इसमें चले गए, तो इसे क्या हो गया, पहले जीत ऐसे लगे इधर चले गए, तो क्या हो गया दल बदल कानून। और दल बदल कानून पढ़ना कि इसमें कैसे क्या होता है कि कब लगता है दल बदल कानून, उसकी प्रक्रिया कभी नहीं पूछी जाएगी, तो इसीलिए उसको पढ़ने में कौन सा आप मेंस लिखने जा रहे हो, आप एक वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, समझे। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार दायित्वों के बारे में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायती राज से संबंधित इसमें कितने विषय, 29 विषय। मत्स्य उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पंचायती राज में क्या आता है भाई, जो सरकारी राशन दुकान होती है जिसे अपने यहाँ कोटा बोलते हैं, कोटा वगैरह ये सब चीज़ें बोले, आपको भी पता होगा आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है, डीलर या राशन की दुकान कुछ भी। तो मत्स्य उद्योग, कांग्रेस बता रहे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, क्योंकि मैं ये चीज़ बताने जा रहा था, कांग्रेस के समय ही आई थी, मतलब पार्टी, कौन सा प्रधानमंत्री था 1992 में, नरसिंह राव थे शायद, हाँ वही थे। और गरीबी उन्मूलन, ये सब किसका विषय है, आपकी 11वीं अनुसूची का विषय, इसमें टोटल 29 विषय दिए गए हैं। अब आपकी आगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि नगर पालिकाओं के अधिकार एवं प्राधिकरण एवं दायित्व नगर पालिकाओं से संबंधित किसमें दिया गया है, आपका 12वीं अनुसूची में। इस 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जुड़ी गई थी, लेकिन ये लागू कब हुई थी, 1993 में लागू हुआ था सब चीज़ें, इसीलिए कभी कभी 1993 भी दे देता है। शहरी निकाय से संबंधित कितने इसमें विषय, 18 विषय हैं, किसमें, अनुसूची 12 में टोटल कितने विषय, 18 विषय, अच्छे से याद रखना इसे। अब कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा क्या कह रहा है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। किसको, शिक्षा और वनों को, याद रखना, अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा और वनों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरण किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आ गया अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, जो केंद्र सरकार के सीधा सीधा अधीन में होते हैं, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो बचे हुए विषय हैं, सब कुछ तो इसमें अनुसूचियों में आ गया, लेकिन कुछ तो सब्जेक्ट बचे होंगे, तो कौन कौन से, अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में कोई भी अनुसंधान करना है तो वो किस में करेंगे, वो अवशिष्ट सूची के विषय के अंतर्गत करेंगे और केंद्र सरकार के अधीन होगा वो सब, ठीक। अब अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में अनुसूची क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुसूची 5 में मैंने वहाँ पे पॉइंट नहीं लिखवा पाए थे, तो आप भी नहीं